अच्छा बेटे, ये हमारा आज जो काम हमें शुरू करना है वो चैप्टर नंबर 3 करना है। और इस चैप्टर में भी हमें ज़्यादा काम नहीं करना, आज थोड़ा कम काम करना है। तो जो भी बेसिक बेसिक बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपसे कर लेता हूँ। अच्छा देखो बेटे, जैसे चैप्टर का नाम आपको नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 है ये हमारी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। इसका नाम है एंजाइम। एंजाइम्स जो हैं बेटे, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। और बायो कैटलिस्ट से मुराद, ये बायो मतलब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कैटलिस्ट हर उस चीज को कहते हैं जो किसी रिएक्शन में हिस्सा ले। तो जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे एंजाइम लिविंग थिंग्स के अंदर हैं, और लिविंग थिंग्स के अंदर रहते हुए रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। अब लिविंग थिंग्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको करा कौन रहे हैं? एंजाइम्स करा रहे हैं। एंजाइम के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उसका नाम था फ्रेडरिच वेलहेम कून। ये साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वेलहेम कून। इन्होंने सबसे पहले इसके एंजाइम का लफ्ज जो है वो दिया था, या ये टर्म क्वाइन करी थी फ्रेडरिच वेलहेम कून साहब ने 1878 में। और इन्होंने कहा था कि एंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब ये कार्बन से मिलके बने हुए हैं और ये किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। ये तो एंजाइम की डेफिनेशन हो गई, जो टर्म दी थी जिसने एंजाइम को, एंजाइम उसके बारे में बात बता दी। उससे पहले, इनसे पहले मतलब 1878 से पहले या फ्रेडरिच साहब से पहले कुछ साइंटिस्ट और थे। एक का नाम था थॉमस सेच, और एक और थी, उनका नाम था सिडनी ऑल्टमैन। थॉमस सेच और सिडनी ऑल्टमैन ने 1980 में, इनके बाद मतलब 1980 में थॉमस सेच और सिडनी ऑल्टमैन ने कहा कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ राइबो न्यूक्लिक एसिड हैं जिनको हम आरएनए कहते हैं। दे ऑल्सो वर्क एज अ एंजाइम। कुछ राइबो न्यूक्लिक एसिड हैं वो भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, और उनका नाम रखा इन्होंने राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोजाइम्स वो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे जो एंजाइम का काम है वही ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी मैंने आपसे। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंजाइम के? बेटे जितने एंजाइम्स होते हैं ये, जैसे मैंने कहा, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। या तो उसकी रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं या तो रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो जो भी एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को तेज कर रहे हैं उनको हम कहते हैं एक्टिवेटर, और जो भी इसकी स्पीड को स्लो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इनहिबिटर। तो जो इंक्रीज कर रहे हैं एक्टिविटी को, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर, और जो डिक्रीज कर रहे हैं एक्टिविटी को, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर के मायने होते हैं वैसे ही रोकने के, जो रोक रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब प्रोटीन से मिलके बने। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। प्रोटीन से मिलके बने हैं सारे एंजाइम। इसके अलावा कोई भी एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में खत्म नहीं हो जाता,
या खर्च नहीं हो जाता। एंजाइम हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, तो दे आर नेवर यूज्ड अप, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हो जाते या खर्च नहीं हो जाते, ये हमेशा मौजूद रहते हैं बॉडी में। एंजाइम्स की क्वांटिटी की बात की जाए तो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं एंजाइम जो किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं। एंजाइम्स आर ऑलवेज स्मॉल इन क्वांटिटी। और ये कहते हैं कि मैमल्स के अंदर ऑन अ एवरेज देयर आर 10,000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन मैमल्स। मैमल्स में 10,000 तरह के एंजाइम्स हैं जो मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा जो है वो प्रोटीन के अलावा किसी और सब्सटेंस से मिलके बनता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन का एक हिस्सा है जो कि एंजाइम का एक पार्ट है जो कि प्रोटीन से मिलके नहीं बना, और उस पार्ट को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। उस पार्ट को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि एंजाइम का वो पार्ट, यानी कि एंजाइम का वो पार्ट जो प्रोटीन से मिलके नहीं बनता, इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। वैसे तो सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने, लेकिन देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स which contain a part which is not made up of protein. That part is called prosthetic group. उस part को हम prosthetic group कहते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के अंदर, और हर एक केमिकल रिएक्शन या हर एक एंजाइम जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होता तमाम रिएक्शन के लिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी रिएक्शंस हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को कराने के लिए देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच आर नीडेड। हर रिएक्शन के लिए एक अलग अलग एंजाइम है हमारे पास। जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्टिविटी जो है किसी भी एंजाइम की, यानी कि उसके काम करने की रफ्तार जो है एंजाइम की, उस पर क्या चीज असरअंदाज होती है? उस पर पीएच लेवल असरअंदाज होता है बॉडी का या उसकी सराउंडिंग का। टेम्परेचर जो है वो असरअंदाज होता है एंजाइम्स के काम करने के ऊपर। वाटर, रेडिएशन की प्रेजेंस, ये तमाम चीजें वो हैं जो एंजाइम्स के काम करने के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो बाज एंजाइम एसिडिक होते हैं, बाज एंजाइम बेसिक सब्सटेंस में काम करते हैं। तो अगर बिलफर्स कोई एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करने वाला है और उसको अगर बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा, और अगर कोई एंजाइम बेसिक एनवायरनमेंट में काम करता है और उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा तो वो काम करना छोड़ देगा। एंजाइम कोई भी हार्मफुल नहीं होता, ऑल एंजाइम्स आर यूजफुल। तमाम एंजाइम्स जो हैं वो यूजफुल होते हैं, कोई एंजाइम हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। इसके अलावा मैंने कहा एंजाइम्स अलग अलग तरह के हैं। कुछ एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो जब तक उनको एसिडिक एनवायरनमेंट मिल रहा है किसी एसिडिक एंजाइम को, बिलफर्ज एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, एक एंजाइम है हमारे स्टमक में होता है, उसका पीएच लेवल है 1.5। एंजाइम का नाम है पेप्सिन, ये हमारे स्टमक में होता है। तो 1.5 वो पीएच लेवल है जो एसिडिक है। तो अगर स्टमक का एनवायरनमेंट बेसिक होने लगेगा तो ये जो एंजाइम स्टमक में मौजूद है ये काम करना छोड़ देगा। इसका मतलब है एवरी एंजाइम नीड अ पर्टिकुलर पीएच लेवल टू वर्क। अब आगे की बात, एंजाइम जो हैं इनकी एक्टिविटी जो है, मतलब एंजाइम्स की काम करने की जो स्पीड है, इसको आप और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एंजाइम की स्पीड को बढ़ाना है तो आप इसको और इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सर्टेन आइंस और सॉल्ट। अगर आप जहां पे एंजाइम्स मौजूद हैं वहां पे आइंस और सॉल्ट को और ऐड कर दें, जैसे आइंस हैं, ये निकल है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ये सारे के सारे आइंस हैं। तो अगर आप किसी रिएक्शन में इन आइंस को ऐड कर देंगे तो वहां पे जो मौजूद एंजाइम्स होंगे उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, वो और तेजी से काम करेंगे। इसके अलावा एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था
कि ये हीट सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम जो है वो हीट सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा गर्मी में काम नहीं करते, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने और जितने भी प्रोटीन है वो अबव 45 डिग्री सेल्सियस, जितने भी प्रोटीन है वो अबव 45 डिग्री सेल्सियस डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब डैमेज हो जाते हैं। तो जब एंजाइम ही डैमेज हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? तो मैंने कहा था एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव, ये हीट सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा रेडिएशन की मौजूदगी में भी एंजाइम्स काम नहीं करते। कहीं पे अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, ये कोई भी रेडिएशन अगर हिट कर रही है बॉडी के सेल को, तो वहां पे जो मौजूद एंजाइम्स होंगे बेटे वो काम करना बंद हो जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को डैमेज करती है। रेडिएशन भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को डैमेज करती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन एंजाइम्स काम नहीं करते। इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर काम करते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर काम करते हैं। वो तमाम एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एंडो एंजाइम्स। वो तमाम एंजाइम जो सेल के अंदर रहते हुए काम करें उनको कहते हैं एंडो एंजाइम्स। और वो तमाम एंजाइम जो सेल के बाहर काम करें, दे आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। जो सेल के बाहर काम करते हैं एक्सो, जो सेल के अंदर काम करते हैं एंडो या इंट्रासेलुलर। तो दो तरह के एंजाइम है बेटे, एक एंडो है और एक एक्सो है। एक एंडो है और एक एक्सो है। एंडो एंजाइम्स वो हैं जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं और एक्सो एंजाइम वो हैं जो सेल के बाहर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये मैंने आपसे कहा था स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर इसका मतलब है कि एंजाइम को जहां काम करना है वहीं पहुंचते हैं, वहीं पहुंच के काम करते हैं। हर एंजाइम का अपना अपना सबस्ट्रेट होता है काम करने के लिए। एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। हर एंजाइम के पास उसका अपना सबस्ट्रेट होता है। अब अगर यहाँ पे कोई पूछे कि सर सबस्ट्रेट क्या होता है, तो बेटे सबस्ट्रेट हर उस चीज को कहते हैं जिस पे एंजाइम काम करें। आप यूं कह लें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो तमाम चीजें जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब क्या है? सबस्ट्रेट है। मतलब जिस चीज को तोड़ा जाए छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको कहते हैं सबस्ट्रेट। या वो तमाम चीजें जिनको तोड़कर एनर्जी हासिल की जाए वो तमाम चीजें कहलाती हैं सबस्ट्रेट। या जिसपे एंजाइम आके अटैच हो वो कहलाते हैं सबस्ट्रेट। तो मैंने 3-4 चीजें बताई सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट हर उस चीज को कहते हैं जिसपे एंजाइम काम करते हैं, उनको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एंजाइम अटैच होते होंगे सबस्ट्रेट के साथ। अब हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज अगर आपको नजर आ रही हो बेटे, इस इमेज में ये एक एंजाइम बनाया हुआ है। इस इमेज में यहाँ पे एक एंजाइम बनाया हुआ है और दूसरी साइड पे ये क्या दिखाया है? सबस्ट्रेट दिखाया है। एक और चीज इस इमेज को देखने से आपको समझ में आ रही होगी कि एंजाइम्स आर ऑलवेज लार्ज इन साइज। एंजाइम हमेशा साइज में बड़े होते हैं। और जो सबस्ट्रेट हैं जो अटैच होते हैं एंजाइम के साथ आकर, जैसे मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उनका साइज कैसा दिखाया है? उनका साइज देखो छोटा दिखाया है। तो सबस्ट्रेट आर ऑलवेज स्मॉल इन साइज एंड एंजाइम्स आर ऑलवेज लार्ज इन साइज। एक और चीज, एंजाइम पे मैंने एक जगह गैप दिखाया है या एक जगह खाली दिखाई है एंजाइम पे। ये वो जगह है एंजाइम की जो खाली जगह है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम की वो जगह जो खाली होती है उसको कहते हैं एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है। एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है। कौन आके अटैच होता है? सबस्ट्रेट। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट उन तमाम चीजों को कहते हैं जो साइज में छोटे होते हैं। सबस्ट्रेट आर स्मॉल इन साइज। सबस्ट्रेट आर स्मॉल इन साइज and they are always attaches with active site which is present on enzyme। तो सबस्ट्रेट वो तमाम चीजें होती हैं जो छोटी होती हैं साइज में और आके अटैच होती हैं एंजाइम से। उस जगह से अटैच होती हैं जिस जगह को हम क्या कहते हैं? एंजाइम पे एक्टिव साइट। और मैंने आपसे कहा था कि सबस्ट्रेट वो तमाम चीजें होती हैं जिन पे एंजाइम काम करते हैं। सबस्ट्रेट
are those molecules on which enzyme work, जिस पे एंजाइम काम करते हैं उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे लिपिड, ये तमाम चीजें क्या हैं? सबस्ट्रेट हैं। या वो तमाम चीजें जिनको तोड़ा जा सके, which are broken to produce energy, वो तमाम चीजें जिनको तोड़ा जाए ताकि एनर्जी मिल सके, उन तमाम चीजों को भी आप क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। तो मैंने एक थॉरोली बता दिया आपको कि सबस्ट्रेट क्या है, और एंजाइम पे एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं। ये जो जगह है एंजाइम पर, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। ये हर एक एंजाइम की अलग अलग होती है, हर एक सबस्ट्रेट अलग शेप का होता है। ईच सबस्ट्रेट इज डिफरेंट इन साइज एंड शेप। हर एक सबस्ट्रेट मुख्तलिफ होता है साइज में और शेप में। इसका मतलब है कि एंजाइम पे जो एक्टिव साइट है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एंजाइम पे जो एक्टिव साइट है वो भी डिफरेंट होगी। हर एक सबस्ट्रेट जब अलग साइज का और अलग अलग शेप का है, तो एक्टिव साइट भी अलग अलग साइज की और अलग अलग शेप की होगी। तो बेटे ये जो जितनी बात थी, ये सब के सब कैरेक्टरिस्टिक थे